आपने स्टॉक मार्केट में अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट किया और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा देखने को मिलता है। आई एम प्रेटी श्योर आपने भी 90% लोगों की तरह फंडामेंटल करने के ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करे होंगे, और इनमें से जो तीसरा स्टेप है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना स्टॉक मार्केट में आपको पक्का नुकसान होगा। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को लोग इतना डिफ़िकल्ट बताते हैं कि एक आम इंसान फंडामेंटल एनालिसिस का नाम सुनते ही डर जाता है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस को इतनी आसान तरीके और रियल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि 10th क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ जाए कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। जिस व्यक्ति को फंडामेंटल का एफ भी नहीं पता वो भी आसानी से समझ जाए। और अगर आप भी लॉस में हैं तो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लाने के लिए ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो करें। बेसिकली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे, बट आज फंडामेंटल एनालिसिस को इन डेप्थ में सीखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से बेसिक चीज़ें समझते हैं। मान लो कोई कंपनी ABC है जो डेली लाइफ में यूज में आने वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरी कंपनी है XYZ जो शराब बनाती है। दोनों कंपनियों के प्रॉफिट, रिवेन्यू, सेल और सभी चीज़ें लगभग सेम हैं। तो आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर इज वेरी सिंपल, हमें कंपनी ABC में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज दोनों कंपनियों के प्रॉफिट, सेल, रिवेन्यू एंड ग्रोथ लगभग सेम हैं। लेकिन शराब बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा, या यूं कहेंगे ज़्यादा रिस्की है। गवर्नमेंट कभी भी शराब को बैन कर सकती है। कोई भी रूल एंड पॉलिसी से अल्कोहल इंडस्ट्री प्रभावित होगी। लेकिन ABC कंपनी जो डेली लाइफ में यूज में आने वाले प्रोडक्ट बनाती है, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, और ना ही गवर्नमेंट कोई उसके अपोजिट बिल लाएगा। बिकॉज कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम नहाते टाइम साबुन या शैम्पू लगाते हैं, वो तो हम लगाएंगे ही। हमें आटा, दाल, चावल, इनकी नीड हमेशा रहेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ऐसे सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो फ्यूचर में ग्रोथ करें, लाइक FMCG, ग्रीन एनर्जी, पेंट, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, IT, 5G एटसेट्रा। क्योंकि हमें पता है कि इनकी डिमांड समय के साथ हमेशा बढ़ती रहेगी। ना कि हमें ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जो ट्रेंड में नहीं है और गवर्नमेंट के पॉलिसी से अफेक्ट हो, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग प्रोडक्ट, पॉलीथीन एटसेट्रा। उसके बाद में हमें देखना है जिस भी स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है वो निफ्टी 50 या ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 100 में होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना हार्ड अर्न मनी लॉस ना करें। आप प्रॉफिट तो बाद में भी बना लेंगे अगर आपका कैपिटल बचा रहा तो, लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल ही गंवा देंगे तो पैसा बनाएंगे कैसे? इन्वेस्टिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। सेबी के अनुसार 2019 से 2022 के बीच में 90% एक्टिव ट्रेडर ने स्टॉक मार्केट में इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन में लॉस किया है। दिस इज शॉकिंग बट रियलिटी। हमें ये चीज़ समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसे नहीं बनते, टाइम देना पड़ता है मार्केट में। लेकिन हाँ, पैसे बनते ज़रूर हैं। इसलिए हमें निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में आने वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये टॉप की कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियों में रिटर्न भले थोड़ा कम मिले, बट इनमें रिस्क कम होता है। हमने फंडामेंटल की बेसिक चीज़ें सीखी, एंड नाउ वी मूव टू फंडामेंटल एनालिसिस। हम अपने रियल लाइफ में भी अगर कुछ लेने जाते हैं तो उसकी भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई बाइक लेने जाते हैं तो आप कई चीज़ें देखते हैं उसमें, लाइक बाइक का कलर कैसा है, इंजन माइलेज कितना देता है, कंफर्ट कैसा है गाड़ी का। ये सब देखने के बाद उसकी आप वैल्यूएशन करते हैं, बाइक सस्ती है या महंगी। उसके बाद आप उसकी पीयर कंपैरिजन करते हैं कि कोई और ऐसी ही बाइक का प्राइस कितना है। कहीं आप जो बाइक बाई कर रहे हैं
उसकी प्राइस ज़्यादा तो नहीं है। ये सब देखने के बाद आप बाइक लेने के लिए डिसाइड करते हैं। सेम स्टॉक मार्केट में भी जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसकी भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हम फंडामेंटल एनालिसिस को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें सिंपली गूगल पे जाके उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है जिस भी कंपनी का हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं या जिसका एनालिसिस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फेविकोल बनाने वाली कंपनी पिडीलाइट को रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और ये कंपनी निफ्टी 100 में भी आती है। इससे पहले कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और कॉपी ले आइए और जो भी मैं पॉइंट बताऊं उसे कॉपी में नोट करते जाना। पहला है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को देखने के लिए हम जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं गूगल पर जाकर उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मैं गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ। आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उस पर चले जाना और ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में पिडीलाइट लिखकर सर्च करेंगे। देन जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम उसकी ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे और ऊपर जो ब्रांड्स नाम की टैब है उस पर जाकर अपने कर्सर को होल्ड करेंगे जिससे कुछ नए ऑप्शन खुलेंगे। हमें आवर ब्रांड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जहां आवर टॉप ब्रांड्स के नीचे कंपनी जो टॉप ब्रांड्स बनाती है उनको हाईलाइट किया है। सबसे पहले है फेविकोल। फेविकोल एक ऐसा ग्लू है जिसने अपना अलग ही भौकाल मचा रखा है। अगर कोई भी पर्सन दुकान पे जाता है तो ग्लू नहीं मांगता है बल्कि वो फेविकोल मांगता है। ऐसी मार्केट वैल्यू है फेविकोल की। किसी से अगर ग्लू के बारे में पूछो तो भले उसे ना पता हो लेकिन फेविकोल जरूर पता होगा सभी को। फेविकोल जनरली लकड़ी के जॉइंट्स में लगाया जाता है और ज्यादा मजबूती देने के लिए। दूसरा है फेविकोल एमआर। फेविकोल एमआर ये कागज और क्राफ्ट को चिपकाने के काम आता है। एंड देन डॉक्टर फिक्सिट। इसे कंस्ट्रक्शन साइट में यूज किया जाता है जो पानी के रिसाव को रोकता है। और फेविक्विक, इसको सभी लोगों ने यूज किया होगा। ये प्लास्टिक को 1 मिनट में चिपका देता है। मैंने तो इसका बहुत ज़्यादा यूज किया है और आप भी कमेंट में लिख के बता देना कि आपने कभी फेविक्विक का यूज किया है या नहीं। देन एमसील। एमसील पानी के लीकेज को रोकने के लिए यूज की जाती है। और उसके बाद और भी प्रोडक्ट हैं लाइक फेवी स्टिक, हॉबी आइडिया, फेविक्रिल एंड अन्य प्रोडक्ट। अगर कंक्लूजन निकालें तो पिडीलाइट ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो डेली लाइफ में सभी लोग यूज करते हैं। उसके साथ ही इसके प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। दूसरा है कंपनी का परफॉर्मेंस। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस को। इसे समझने के लिए हमें एक स्क्रीनर का यूज करना होगा जिसका नाम है टिकरटैप। एक बार फिर हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और सर्च करेंगे टिकरटैप। देन जो टिकरटैप की ऑफिशियल साइट के नीचे स्टॉक स्क्रीनर लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर चले जाएंगे जहां पर जो स्टार्ट स्क्रीनिंग दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना है पिडीलाइट। उसके नीचे जो पिडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। देन एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्कोर कार्ड लिखा है। इसमें शेयर के मेजर पॉइंट दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं बट इन्हें डिटेल में हम आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस जो लो दिखा रहा है। दूसरा है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन हाई दिख रहा है। ग्रोथ लो है। एंट्री पॉइंट एवरेज है। रेड फ्लैग लो है। इसमें नीचे लिखा है नो रेड फ्लैग। हमें रेड फ्लैग को ज़रूर चेक करना है। अगर किसी कंपनी में कोई गड़बड़ है तो रेड फ्लैग के सामने जो ग्रीन में लो लिखा हुआ है वो रेड में हाई लिखा होगा। ऐसे स्टॉक को हमें कंसीडर नहीं करना है। देन जो ऊपर फाइनेंशियल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके हम कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद हमें इनकम वाले सेक्शन में चले जाना है।
यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के हाईलाइट दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर revenue has grown at a yearly rate of 13.73% versus industry average of 14.72%। यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 5 साल का वो 13.73% से इंक्रीज हुआ है, जबकि पूरे इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है 14.73 है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा कम है। देन सेकंड है लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम हैज ग्रोन ए ईयरली रेट ऑफ 5.76 वर्सेज इंडस्ट्री रेट ऑफ 12.04%। यानी कि जो स्टॉक का नेट इनकम है वो पिछले 5 साल का एवरेज 5.76% है, वहीं इंडस्ट्री का एवरेज नेट इनकम पिछले 5 साल का 12.04% है। इस हिसाब से कंपनी का नेट इनकम बहुत कम है। तीसरा डिक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर डिक्रीज्ड फ्रॉम 12.3% टू 10.8%। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बट बहुत आसान है इन्हें समझना। हमें बस ये देखना है कि वो साल दर साल बढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है टोटल रिवेन्यू, दूसरा एबिटिडा, तीसरा नेट इनकम, चौथा अर्निंग पर शेयर। हमें बस ये 4 चीजें ही देखनी है। इन सब में हमें ये देखना है कि ये साल दर साल बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल ये 5-6% से बढ़ रहे हैं। पहला है टोटल रिवेन्यू जो 2016 में 5,442 करोड़, 17 में 5,734 करोड़, 18 में 6,331 करोड़, 19 में 7,228 करोड़, 20 में 7,446 करोड़, 21 में 7,376 करोड़, 22 में 9,969 करोड़, 23 में 11,855 करोड़, 24 में 12,522 करोड़ और करंट की रेवेन्यू 12,524 करोड़ रुपए है। अगर बात करें तो रेवेन्यू बढ़ रही है बट उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। जनरली बड़ी कंपनियों में ग्रोथ ऐसे ही देखने को मिलती है। देन एबिटा, इसका पूरा नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको देखते हैं। 2016 में 1254 करोड़, 17 में 1377 करोड़, 18 में 1494 करोड़, 19 में 1500 करोड़, 20 में 1617 करोड़, 21 में 1760 करोड़, 22 में 1895 करोड़, 23 में 2040 करोड़, 24 में 2771 करोड़ एंड करंट ईयर में 2771 करोड़ रुपए है। एबिटा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद है नेट इनकम, इसको देखते हैं। 2016 में 802 करोड़, 17 में 859 करोड़, 18 में 962 करोड़, 19 में 924 करोड़, 20 में 1116 करोड़, 21 में 1131 करोड़, 22 में 1207 करोड़, 23 में 1273 करोड़, 24 में 1729 करोड़ एंड करेंट ईयर आल्सो 1729 करोड़ रुपए है। अगर देखें तो नेट इनकम भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। एंड अब देखते हैं EPS, इज स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी पर शेयर कितने रुपए कमा रही है। यह 2016 में है 15 रुपये, 17 में 16 रुपये, 18 में 18 रुपये, 19 में 18 रुपये, 20 में 22 रुपये, 21 में 22 रुपये, 22 में 23 रुपये, 23 में 25 रुपये, 2024 में 34 रुपये और करंट ईयर में भी लगभग 34 रुपये हैं। कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक ही है। ज़्यादा नहीं बढ़ रही अर्निंग, बट धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। देन वी गो फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेन पॉइंट को हाईलाइट करके ऊपर ही दिया है। अगर हमें सभी चीजें देखने में प्रॉब्लम हो तो हम मेन पॉइंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में हम 3 चीजें देखेंगे। पहला करेंट एसेट, दूसरा टोटल एसेट और लास्ट में टोटल लायबिलिटीज। पहले हम जो मेन पॉइंट दिए हैं उसे देखते हैं। पहला है लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो।
Over the last 5 years, debt to equity ratio has been 5.19% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 46.69%। यानी कंपनी का जो लोन है वो इंडस्ट्री के एवरेज से लगभग 8 गुना कम है, जो एक अच्छा साइन है। दूसरा है हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, जो पीडीलाइट का करंट रेशियो है 203 के करीब है और पूरी इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो 143 के करीब है, जो अगेन एक गुड साइन है। अब देखते हैं करंट एसेट। 2014 में 1641 करोड़, 15 में 1670 करोड़, 16 में 2151 करोड़, 17 में 3139 करोड़, 18 में 3308 करोड़, 19 में 3582 करोड़, 20 में 3760 करोड़, 21 में 3515 करोड़, 22 में 4015 करोड़ और 23 में 4561 करोड़ रुपए है। कंपनी की एसेट की ग्रोथ अच्छी है। कंपनी अपने एसेट को लगातार बढ़ाती जा रही है, जो कि अगेन एक गुड साइन है। एंड देन हम टोटल एसेट देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 में 2928 करोड़, 15 में 3314 करोड़, 16 में 3713 करोड़, 17 में 4770 करोड़, 18 में 5198 करोड़, 19 में 5903 करोड़, 20 में 6522 करोड़, 21 में 8813 करोड़, 22 में 9494 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल एसेट बढ़कर 10,504 करोड़ रुपए हो गई। दैट मीन्स पिछले 10 साल में कंपनी की टोटल एसेट लगभग 3 गुना बढ़ी हैं, जो कि अगेन एक गुड साइन है इन्वेस्टर के लिए। अब देखते हैं कंपनी की टोटल लायबिलिटीज कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो। सन 2014 में टोटल लायबिलिटीज 917 करोड़ है, 2015 में 1039 करोड़, 16 में 1032 करोड़, 17 में 1172 करोड़, 18 में 1449 करोड़, 19 में 1548 करोड़, 20 में 1851 करोड़, 21 में 2980 करोड़, 22 में 2891 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल लायबिलिटीज करीब 3058 करोड़ रुपए की हैं, जिसका अगर कंपेयर करें टोटल एसेट से तो ईयर ऑन ईयर लगभग 1/3 हिस्सा ही है। यानी कि अगर कंपनी की टोटल लायबिलिटीज 1 रुपए है तो टोटल एसेट 3 रुपए हैं, जो कि एक बेस्ट रेशियो है। ओवरऑल अगर बात करें तो ऑन पेपर कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है। अब हमें कैश फ्लो देखना है कि भाई कंपनी के पास पैसे वैसे हैं कि नहीं। उसके लिए हम कैश फ्लो पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और कैश फ्लो देखते हैं। 2014 में 204 करोड़, 15 में 142 करोड़, 16 में 737 करोड़, 17 में 660 करोड़, 18 में 523 करोड़, 19 में 852 करोड़, 20 में 812 करोड़, 21 में 1038 करोड़, 20 में 580 करोड़ एंड 2023 में 1052 करोड़ रुपए है। कंपनी के पास कैश भी है और लगातार कैश बढ़ा रही है। सिर्फ 2022 में कुछ कम हुआ था कैश, वो भी कैपिटल में चेंजेस हुआ था इसलिए। बाकी कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है। अब हम होल्डिंग को देखेंगे, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और ये भी देखेंगे कि कहीं प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार कम तो नहीं कर रहे हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर को अंदर की बात पता होती है। अगर उसे लग रहा है कि कंपनी आगे ग्रोथ नहीं करेगी तो वो बड़े पैमाने पर अपनी होल्डिंग बेचेंगे, और प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं तो कंपनी पक्का ग्रोथ करेगी। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 69.77% है, जो कि एक अगेन गुड साइन है। अब देखें प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए राइट साइड वाले बॉक्स में जाके टोटल प्रमोटर होल्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टे है। देन हम देखेंगे म्यूचुअल फंड, एफआई और डीआई, अगर ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे शेयर के प्राइस का ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ म्यूचुअल फंड दिसंबर 2023 तक अपनी होल्डिंग लगातार घटाते आ रहे थे, बट मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है,
जो कि एक फेवरेबल पॉइंट है। एंड देन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DI भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि अगेन एक फेवरेबल पॉइंट है। एंड लास्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशन FI ने भी अपनी होल्डिंग को लगभग स्टे रखा है, जो कि एक ठीक ठाक बात है। हमने कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जो कि ठीक ठाक है। कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जिनको हम आगे समरी में डिस्कस करेंगे। और तीसरा और लास्ट स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेशियो, जिसकी मदद से हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। इससे पहले हम रेशियो देखें। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अब अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। नाउ लेट्स मूव टू रेशियो। रेशियो देखने के लिए हम screener.in वेबसाइट की मदद लेंगे। इसके लिए हम एक बार फिर से अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सिंपली screener.in सर्च करेंगे। इसके अलावा मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप जाके सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर हमें क्लिक करना है। अगर आप पहली बार वेबसाइट पर आए हैं तो रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। मेरा अकाउंट पहले से है तो मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूं। फिर हमें सर्च बॉक्स में चले जाना है और सर्च करना है पीडीलाइट। जैसे ही हम पीडीलाइट सर्च करेंगे, नीचे सजेशन में पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रेशियो आ जाएंगे, जिससे हम कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले है मार्केट कैप 1,51,032 करोड़ रुपए। देन करेंट प्राइस 2,970 रुपये, जो शेयर का अभी का प्राइस है वो यहाँ पे है। देन हाई एंड लो, ये शेयर का पिछले एक साल का हाई और लो दिखा रहा है। यहाँ 2,229 से 3,118 रुपये के बीच में शेयर का प्राइस रहा है। ये जो ऊपर पैरामीटर थे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो ज़रूरी पैरामीटर हैं उनको अब डिटेल में समझते हैं। पहला इम्पोर्टेंट रेशियो है स्टॉक PE। इट मीन्स स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। साधारण भाषा में अगर बोलें तो इसका मतलब होता है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपए देने होंगे। जनरली अगर PE रेशियो 20 के नीचे हो तो शेयर अंडर वैल्यू माना जाता है, और अगर PE रेशियो 20 से ऊपर हो तो शेयर को ओवर वैल्यू मानते हैं। PE रेशियो इंडस्ट्री के PE पर भी डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री का PE क्या चल रहा है, जो आगे हम देखेंगे। देन नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है। इसको निकालने के लिए टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज को घटा के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो बुक वैल्यू निकल आती है। अगर इसको कंपेयर करें स्टॉक के करंट प्राइस से तो करंट प्राइस लगभग 18 गुना ज़्यादा है। इसके बाद में है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश। कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। पीडीलाइट के केस में ये कंपनी अपने शेयर के करंट प्राइस का 0.37% हिस्सा डायरेक्ट शेयर होल्डर को देती है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट ROE एंड ROCE। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि कंपनी कैपिटल के बदले कितना प्रॉफिट जनरेट करके शेयर होल्डर को देती है। अगर पिछले 5 साल का एवरेज ROCE 20% या उससे ज़्यादा है तो एक गुड साइन माना जाता है। एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। इट मीन्स कंपनी इक्विटी के बदले कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड अगेन पिछले 5 साल का एवरेज ROE 20% या उससे ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ ROE 29.7% है और ROE 22.8 है, जो कि एक फेवरेबल पॉइंट है। उसके बाद आता है फेस वैल्यू। इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है वैल्यूएशन में। एंड देन आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी पर शेयर अपने शेयर होल्डर को कितने रुपए कमा के दे रही है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 34 रुपये है, जो कि कम है बिकॉज शेयर का प्राइस अभी 3,000 रुपये के करीब है और अर्निंग केवल 34 रुपये ही है, जो काफ़ी कम है। उसके बाद है डेट टू इक्विटी।
इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी की टोटल इक्विटी 1 रुपये है तो उसको लोन कितना चुकाना है। पीडीलाइट का लोन 5 पैसे के करीब है, जो कि लगभग नहीं के बराबर है। एंड अगेन ए फेवरेबल पॉइंट। देन इंडस्ट्री पीई, इट मीन्स पूरी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। हमें देखना है कि स्टॉक का पीई पूरे सेक्टर के पीई रेशियो में कितना डिफरेंस है। अगर स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है तो शेयर अंडर वैल्यू होगा, और स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से ज़्यादा है तो ऐसा शेयर ओवर वैल्यू होगा। ऐसे शेयर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ अगर देखें तो इंडस्ट्री का पीई 35 के करीब है और स्टॉक का पीई 83 है, जो कि इंडस्ट्री के पीई से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। इन दिस कंडीशन स्टॉक अभी के टाइम में ओवर वैल्यू है। देन करंट रेशियो की बात करें तो ये दिखाता है कि कंपनी का करंट एसेट लायबिलिटी से कितना गुना ज़्यादा है। पीडीलाइट का करंट रेशियो 2.09 है, जो कि अगर देखें तो कंपनी की करंट एसेट कंपनी की करंट लायबिलिटीज की लगभग 2 गुना ज़्यादा है, जो अगेन एक फेवरेबल पॉइंट। देन आरओई 5 ईयर, यहाँ पर पिछले 5 साल का एवरेज आरओई दिखा रहा है जो 21.9% है, जो कि 20% से ऊपर है। एंड अगेन दिस इज फेवरेबल। एंड आरओसीई पिछले 5 साल का एवरेज 28% है, जो 20% से ज़्यादा है। एंड दिस इज आल्सो फेवरेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मतलब होता है करंट प्राइस और बुक वैल्यू का रेशियो, जो कि लगभग 18 गुना है। मतलब शेयर का करंट प्राइस 18 गुना ज़्यादा है, जो शेयर के ओवर वैल्यू होने को दर्शाता है। हम पीयर कंपैरिजन करें उससे पहले कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे। पहला है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर कंपनी की 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% या उससे ज़्यादा हो तो उसे फेवरेबल मानते हैं। दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी अगर पिछले 5 साल का एवरेज 12% या उससे ज़्यादा हो तो एक गुड साइन माना जाता है। तीसरा स्टॉक प्राइस CAGR, यानी स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये अगर पिछले 5 साल का एवरेज 18% या उससे ज़्यादा हो तो उसे ठीक माना जाता है। एंड लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि हमने रेशियो देखते टाइम सीखा, अगर ये 20% या उससे ज़्यादा हो तो फेवरेबल होता है। इस केस में हम देखते हैं पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है, जो कि फेवरेबल है। दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 14% है, ये भी फेवरेबल है। तीसरा स्टॉक प्राइस CAGR 18%, ये भी अगेन फेवरेबल है। और लास्ट ROE 22%, ये भी ठीक है। अब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। इसके लिए हमें पीयर कंपैरिजन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ इस सेक्टर की मेन कंपनियों की लिस्ट दी गई है सारे पैरामीटर के साथ। सबसे पहले हम पीई देखेंगे। पीडीलाइट का पीई है 83.76, जबकि पूरे सेक्टर का एवरेज पीई 35.49 है। टाटा केमिकल का पीई है 46.22 और दीपक नाइट्रेट का है 39.73 और बाकी सभी कंपनियों का पीई लगभग 50 से ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड पीडीलाइट का है 0.73% और इंडस्ट्री का एवरेज डिविडेंड यील्ड है 0.34%। डिविडेंड यील्ड पीडीलाइट का सबसे ज़्यादा है केवल टाटा केमिकल को छोड़ के, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.68% है। और दीपक नाइट्रेट का डिविडेंड यील्ड भी लगभग इंडस्ट्री के करीब ही है, जो कि 0.34% है। अब देखते हैं ROCE। पीडीलाइट का ROCE 29.72% है। दीपक नाइट्रेट का 20% से अब 22.3% है। एंड ROE पीडीलाइट का ROE 22.8 है। बाकी किसी कंपनी का ROE 20% से अब नहीं है। देन ROE 5 ईयर। पीडीलाइट का ROE 21.89 है और दीपक नाइट्रेट का ROE 28.36 है, जो कि पीडीलाइट से ज़्यादा है। अब ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो जो स्टेप हमने सीखा वही स्टेप फॉलो करके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम कंपनी के सभी पॉइंट को एक साथ समराइज करेंगे और देखेंगे कि शेयर को बाई करें या ना करें। तो देखते हैं। पहला बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है।
दूसरा परफॉर्मेंस को अगर देखें तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। देन कंपनी की टोटल एसेट भी टोटल लायबिलिटी से 3 गुना ज़्यादा है और कंपनी के पास पैसे भी ठीक ठाक हैं, यानी कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है। देन रेशियो में अगर देखकर स्टॉक का वैल्यूएशन करें तो स्टॉक अभी के टाइम पे ओवर वैल्यू है। हमें अभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो तब हमें स्टॉक को बाई करना है। गाइस, आज हमने समझा कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कंग्रेचुलेसन, आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया है और अब आप भी अच्छा स्टॉक चूज करके उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो तुरंत से डिसलाइक करें। और ध्यान रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। पैसा आपका है, आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट में बी फाइनेंशियली रिस्की। प्लीज बी अवेयर एंड एजुकेटेड।